हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो प्री बोर्ड 1 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको मैं एक ये पेपर दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं सोल्व भी कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अनसीन पैसेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। यू नो दैट द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ। यहाँ कहते हैं, ये जो पैसेज दिया है इसको हमें केयरफुली रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अनसीन पैसेज है ये, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर उनके क्वेश्चंस हम करेंगे। यू नो कहते हैं कि आप लोगों को तो पता ही है कि जो अर्थ है गोज राउंड द सन, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड द मून गोज राउंड द अर्थ, और जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बात तो हम सबको पता ही अच्छे से। यू नो ऑल्सो परहैप्स दैट देयर आर सेवरल अदर बॉडीज। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे कुछ अदर बॉडीज भी हैं, जैसे कि लाइक द अर्थ गो राउंड द सन। जैसे कि एक तो पृथ्वी हो गया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर और भी यहाँ पे अन्य भी पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो क्या क्या हैं? दे आर मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये हो गए हमारे, ये भी क्या करते हैं? सूर्य के जो हमारे ये ग्रह हैं, ये बाकी के जो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब भी क्या है? ये भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑल दीज इंक्लूडिंग आवर अर्थ और कोल्ड प्लैनेट्स ऑफ द सन। इन सब को सूर्य के प्लैनेट्स बोला जाता है, ठीक है। इन सब को सूर्य के ग्रह कहा जाता है। द मून इज कोल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। लेकिन मून को पृथ्वी की सैटेलाइट बोला जाता है। अब इसको क्यों पृथ्वी का उपग्रह क्यों कहा? सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कीप्स गोइंग राउंड द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए इसको सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। द अदर प्लैनेट्स हैव ऑल्सो गोट देयर सैटेलाइट्स। जो और प्लैनेट्स हैं, बाकी के जो ग्रह हैं, उनके भी उपग्रह होते हैं। द सन एंड द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स फॉर्म ए हैप्पी फैमिली। जो सूर्य है और जो और प्लैनेट हैं और उनके जो सैटेलाइट है, उनके जो उपग्रह हैं, वो सारे मिलता है सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल, ठीक है, कॉल्ड द सोलर सिस्टम, उनको सौर मंडल कहा जाता है। सोलर मीन्स बिलोंगिंग टू द सन। सोलर का क्या मतलब होता है? कि सूर्य से बिलोंग करने वाले। द सन इज द फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जो सूर्य है वो सभी प्लैनेट्स का, सभी ग्रहों का फादर कहा जाता है। सो द होल ग्रुप इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए पूरे सब को मिला के उनको बोला जाता है सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल कहा जाता है। पूरे समूह को सौर मंडल कहा जाता है। एट द नाइट यू सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई। रात में आप देखते हो आसमान में आपको दिखाई देंगे हजारों तारे। ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर प्लैनेट्स। लेकिन उनमें से कुछ ही तारे, ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर प्लैनेट्स, लेकिन उनमें से कुछ एक ही प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ही ग्रह होते हैं, ठीक है। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए स्टार। कहते हैं अब हम एक प्लैनेट में और एक तारे में और एक ग्रह में अच्छे से अंतर कर सकते हैं। कंपेयर टू द स्टार्स द प्लैनेट्स आर रियली वेरी टीनी लाइक आवर अर्थ। कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट मतलब जो स्टार्स होते हैं वो तो छोटे नहीं होते हैं, लेकिन जो प्लैनेट है वो बहुत ही आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की तरह। बट दे लुक बिगर, लेकिन वो दिखने में कैसे दिखते हैं? बड़े दिखते हैं। बिगर देन स्टार्स, तारों से दिखने में बड़े दिखेंगे। अब हमें दिखता तो है ही ना कि आसमान में तारे तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी बड़ी देती है। लेकिन असल में पृथ्वी छोटी है और वो स्टार्स बड़े होते हैं। बिकॉज दे आर मच नियरर टू अस कंपेयर टू ए स्टार। क्योंकि वो उन स्टार्स के कंपेयर में हमारे नज़दीक होते हैं, हमारे पास होते हैं, इसीलिए हमें ये बड़े दिखते हैं, ठीक है। और वो दूर होते हैं, इसीलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। कंपेयर टू ए स्टार द मून इज रियली क्वाइट लाइक ए बेबी। कहते हैं कि स्टार्स के कंपेयर में अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, मतलब उसका साइज, जो चंद्रमा है वो बहुत ही वास्तव में नहीं, मतलब चंद्रमा वास्तव में बहुत ही छोटा होता है। इट लुक्स सो बिग बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस। ये हमें इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे नियर है, हमारे पास है। द रियल वे टू डिस्टिंग्विश ए स्टार फ्रॉम ए प्लैनेट इज टू सी वेदर इट ट्विंकल्स और नोट। कहते हैं कि जो असल तरीका है ना भेद करने में एक
तारे में और एक ग्रह में भेद करने का, तो वो क्या है, इट ट्विंकल्स और नॉट, ये देखना है कि चमकता है कि नहीं चमकता है। अगर चमकता है, स्टार्स ट्विंकल, चमकता है तो तारे हैं, और नहीं चमकता है तो वो प्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट चमकता नहीं है। प्लैनेट साइंस ओनली बिकॉज दे गेट द लाइट ऑफ द सन, वो सिर्फ उनके ऊपर जो चमक होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो उनको सूर्य को प्रकाश मिलता है, ठीक है। दे साइन ऑफ दैम सेल्विज बिकॉज दे आर वेरी हॉट एंड बर्निंग, वो इसीलिए चमकते हैं क्योंकि वो बहुत ही गर्म है। इन फैक्ट द सन इट सेल्फ स्टार, असल में तो जो सूर्य है वो भी एक स्टार ही है। इट लुक्स बिगर दैन स्टार्स, लेकिन ये सूर्य स्टार से बड़ा दिखता है बिकॉज इट इज़ मच नियरर टू द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। वी कैन सी इट एज ए ग्रेट बॉल ऑफ फायर इन द स्काई, हम देख सकते हैं इसको कि एक बड़े से गोले के रूप में हम इसको आसमान में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसेज, और इसकी बेस पे ये जो क्वेश्चन है इनको हमें सोल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द सन कंसीडर्ड इन रिलेशन टू द प्लैनेट, सन को क्या माना गया है ये जो प्लैनेट्स हैं इनके साथ रिलेशन में, तो क्या माना गया है, यहाँ पे हमारा ये रहा आंसर, द सन एंड द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स फॉर्म ए हैप्पी फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सन को और जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं इन सबको मिला के ये क्या बनाते हैं, एक अपना सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आगे लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, वरना अवॉइड करो। सोलर मीन्स बिलोंगिंग्स टू द सन, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो लिख दे, वरना आंसर इतना काफ़ी है। वोट कैलेस्टियल बॉडीज रिवोल्व राउंड द सन, कहते हैं कि क्या क्या है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो हमने बात की थी कि अर्थ है, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब क्या रिवोल्व्स अराउंड द सन, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हमारे पैसेज में आया है, वहीं से हमें आंसर इसका लिखना है। ये देखो ये पैसेज में यहाँ पे आया ही हुआ है, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल दीज इंक्लूडिंग आवर अर्थ आर प्लैनेट्स ऑफ द सन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज द मून कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कहते हैं कि मून को सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उपग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए इसको अर्थ का सैटेलाइट माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा द मून कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पहली तो लाइन्स हमें क्वेश्चन में से ही लेनी होती है, फिर हम अपनी तरफ से आंसर बना के लिखेंगे। जब क्वेश्चन हमारा वाई से पूछा जाए तो कोशिश करना कि उसका आंसर हम बिकॉज से दें, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में से लिखेंगे, द मून इज कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट कीप्स गोइंग राउंड द सन, क्योंकि ये राउंड द अर्थ, ये अर्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए स्टार, कहते हैं कि हम एक प्लैनेट में और एक स्टार में, एक तारे में और एक ग्रह में कैसे अंतर करेंगे। तो हमारे यहाँ ऊपर पैसेज में आया है कैसे करेंगे कि जो तारे हैं वो तो करते हैं ट्विंकल, ठीक है, और मतलब जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, नहीं चमकते हैं। तो ऐसे करके हम पहचान कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन डिस्टिंग्विश वेदर इट ट्विंकल्स और नॉट, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये टिमटिमाते हैं कि नहीं टिमटिमाते। अगर टिमटिमाते हैं तो स्टार्स हैं, और नहीं टिमटिमाते हैं तो वो क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वी कैन डिस्टिंग्विश वेदर इट ट्विंकल्स और नॉट, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट, ठीक है। ये आंसर भी हमारा, ये देखो ये यहाँ दिया हुआ है पैसेज में ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द साइज ऑफ प्लैनेट्स कंपेयर टू द स्टार्स, कहते हैं कि जो ग्रह हैं उनका साइज, उनको कैसे तुलना की गई है तारों के साथ, ठीक है, कैसे। तो कहते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, ये तो वेरी टाइनी बट दे लुक बिगर, ये असल में तो हैं बहुत ही छोटे, हमारे जो भी प्लैनेट है वो हैं तो छोटे, लेकिन दिखने में ऐसे लगेगा हमें कि वो बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। देन स्टार्स बिकॉज दे आर मच नियरर टू अर्थ, वो ऐसा लगता है क्योंकि वो हमारे ज़्यादा करीब होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो बड़े हैं और जो तारे हैं वो छोटे हैं, लेकिन असल में तारे बड़े होते हैं और जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो छोटे होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अब ना इसी पैसेज से आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर का ये अनसीन पैसेज है,
तो अब ये नीचे हमें कुछ 5 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 के तो ऊपर क्वेश्चंस आ गए जिनके आंसर हमें खुद देने थे और अब ऑप्शनल होंगे, ठीक है। तो बताना प्लैनेट्स आर, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्लैनेट्स आर, कि प्लैनेट्स क्या हैं। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या हो गया इसका आंसर, द बॉडीज, वो पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स गोइंग राउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो क्या आया था, मून, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मून, द मून। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज, कहते हैं ये जो पैसेज दिया हुआ है इसमें मेन फोकस किसके ऊपर है, किसके बारे में मेनली यहाँ पे हमारे ऊपर वाले पैसेज में बताया गया है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है कि हमें क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, द ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ स्पेस बीइंग आवर सोलर सिस्टम, मतलब अंतरिक्ष की सुंदरता और विशालता, ये जो हमारा सौर मंडल है इसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। द सिनोनिम ऑफ ट्विंकल इज, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना और इसका सिनोनिम का मतलब कि सेम मीनिंग वाला, ठीक है। तो ये जो डिम है, डार्कन है, डल है, ये तो इसके अपोजिट हो गए। तो ट्विंकल का सिनोनिम क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, शाइनिंग, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड नियर, नियर मतलब होता है पास, ठीक है। और इसका पूछा है एंटोनिम, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि विपरीत अर्थ वाला, अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। तो नियर का क्या हो जाएगा, नियर मतलब पास, फार मीन्स दूर। तो यहाँ ये अनसीन पैसेज हो गया। अब एक और आपको दूसरा अनसीन पैसेज देखने को मिल रहा है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप 10 नंबर का, चीटिंग इन एग्जामिनेशन इज ए मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन में जो चीटिंग होती है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। चीटिंग हैज़ बिकम सो कॉमन दैट स्टूडेंट्स कंसिडर्ड इट देयर बर्थ राइट टू यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। कहते हैं कि बच्चों ने भी मान लिया है कि जो चीटिंग है ना वो तो उनका बर्थ राइट है, उनका चीटिंग करना उनका बर्थ राइट है कि वो अनफेयर मीन्स को यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बच्चों ने भी ऐसा मान लिया है। द रूट कोज ऑफ दिस एविल लाइज इन आवर स्कूल। कहते हैं कि इसकी जो रूट कोज है, इसका जो कारण है, जड़ है, वो हमारे स्कूल ही है। स्कूलों से ही बच्चा चीटिंग करना सीखता है, ठीक है। शॉर्टकट्स हैव रिप्लेस्ड हार्ड लेबर। शॉर्टकट मतलब बच्चे अपनाना चाहते हैं शॉर्टकट को, कि उन्हें याद ना करना पड़े कुछ भी, उन्हें पढ़ना ना पड़े, बल्कि शॉर्टकट हो गया ये चीटिंग। तो बच्चों ने हार्ड लेबर को और रिप्लेस कर लिया किससे, शॉर्टकट से। गाइड्स एंड नोट्स आर एनकरेज्ड इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है इस सब्जेक्ट की ये वाली गाइड ले आना, ये वाले नोट्स ले आना। तो ये कहा गया है कि ये एनकरेज किए गए हैं टेक्स्ट बुक के जगह पे, ठीक है। ये मंगवाए जाते हैं, इन्हीं से बच्चों को बोला जाता है कि ये याद करके ले आना, ये याद करके ले आना, ठीक है। इन द स्कूल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, एक मिनट, इन द स्कूल एग्जामिनेशंस, कहते हैं कि जो स्कूल में जो पेपर्स होते हैं, जो पेपर होते हैं, एक्सेप्ट द मिडल एंड मैट्रिक एग्जामिनेशन, बाकी तो सारे स्कूल में ही होते हैं, सिर्फ मिडल का और मैट्रिक का ये स्कूल में नहीं होते। टीचर्स शो लेनिनेंसी टू द स्टूडेंट्स एंड पास मोस्ट ऑफ दैम। तो कहते हैं कि टीचर्स उनके प्रति विनम्रता शो करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं। समटाइम्स इवन द पेरेंट्स आर एट फॉल्ट। कुछ बार तो पेरेंट्स भी का भी दोष होता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं किसी ना किसी तरह से उनका बच्चा बस पास हो जाए। दे गेट देयर अनडिजर्विंग चिल्ड्रन प्रॉम्प्टेड टू हायर क्लासेस। वो भी अपने बच्चे को, जो कि डिजर्व भी नहीं करता है कि नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, लेकिन वो उनको प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो बड़ी क्लास में जाए। द स्टूडेंट्स डोंट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चा ऐसा हो गया है कि वो सेल्फ स्टडी तो करता ही नहीं, उनमें अब हैबिट तो ये आदत तो बची ही नहीं है कि वो खुद से पढ़े, कुछ अपना खुद का काम खुद करे, हार्डवर्क करे, कठिन मेहनत करे। बल्कि आप लोग भी देख ही सकते हो कि आप लोगों को भी जब किसी चैनल पे कुछ मिल जाए तो डायरेक्टली ये होता है कि बस आप तो ये ही कर लो, ठीक है। आप तो खुद से तो पढ़ के ही मत देखो कि क्या होगा आंसर, क्या नहीं होगा। यही आदत बच्चों में लगती जा रही है। देन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, कहते हैं कि बाकी तो सारे एग्जाम्स अपने स्कूल्स में ही होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में भी स्टूडेंट्स रिजोर्ट टू चीटिंग। स्टूडेंट्स वापस से चीटिंग को ही चुनते हैं। द टीचर्स ऑन ड्यूटी, जो टीचर ड्यूटी पे रहते हैं वो
ऑन ड्यूटी एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज़ अनफेयर मीन्स टू पास द एग्जामिनेशन। कहते हैं जिन टीचर्स की ड्यूटी रहती है वो भी बच्चे को एनकरेज करते हैं कि चीटिंग करने के लिए, अनफेयर मीन्स को यूज़ करने के लिए कि वो एग्जामिनेशन को पास कर सके। द डिजायर टू शो गुड रिजल्ट मोटिवेट्स दैम टू अडप्ट रॉन्ग मैथड्स। उनकी ये डिजायर कि उनको अच्छा रिजल्ट मिले उनको मोटिवेट करती है कि ये जो रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है, उसको चुने। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर सब हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे इस ऊपर पूरे पैसेज में क्या बताया गया है, जो मेजर डिफेक्ट क्या बताया गया है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, तो वो बताया गया है चीटिंग। अब हम इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, ये लिख के चीटिंग इज़ द मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, चाहे तो ऐसे लिख दें चाहे फिर हम ऐसे लिखेंगे द मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ चीटिंग। जो लाइन क्वेश्चन में दी गई है वहीं से उठा के और फिर आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द रूट कोज ऑफ चीटिंग इन एग्जाम्स लाई। कहते हैं कि एग्जाम्स में जो चीटिंग होती है उनका रूट कोज कहाँ से स्टार्ट होता है, उनका रूट, उनकी जड़ कहाँ है, तो कहाँ से, इन स्कूल्स। ठीक है, रूट कोज ऑफ चीटिंग इन एग्जाम लाइज इन स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू स्टूडेंट्स फील अबाउट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। कहते हैं कि बच्चे एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का, गलत तरीकों का यूज कर भी लेते हैं और फिर वो फील क्या करते हैं, तो वो फील करते हैं द स्टूडेंट्स कंसीडर चीटिंग देयर बर्थ राइट। बच्चों को लगता है कि ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है टू यूज अनफेयर मीन्स, कि वो गलत तरीकों का यूज एग्जाम में कर सकते हैं, ये तो उनका बर्थ राइट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें आंसर देना, अपनी तरफ से कुछ भी आंसर नहीं देना है, जो पैसेज में लिखा था वही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई डू टीचर्स एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज़ अनफेयर मीन्स। कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो भी बच्चे को क्यों एनकरेज करते हैं, क्यों बाध्य करते हैं कि वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करे। यहाँ पे हमारे पैसेज में बताया गया था कि वो चाहते हैं कि बच्चे एग्जामिनेशन पास हो जाएं। द डिजायर टू शो गुड रिजल्ट, जो उनकी डिजायर होती है अच्छा रिजल्ट शो करने के लिए, वो मोटिवेट करती है उनको अडोप्ट करने के लिए कि गलत मेथड को अडोप्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, the teachers encourage the students to use unfair means to show good result। ठीक है, to show good result ये हो जाएगा, क्वेश्चन में इस लिखा और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे है, ये भी है to pass the examination and to show good result। ठीक है, तो हम ये दोनों, यहाँ थोड़ा बाकी रह गया है टू पास द एग्जामिनेशन, ये मैंने यहाँ छोटा ही लिखा है, तो यहाँ से भी लाइंस हमें लेनी है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टीचर्स एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज़ अनफेयर मीन्स, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख देना, टू शो गुड रिजल्ट्स, कि वो अपना अच्छा रिजल्ट दिखा सकें। व्हाट इज़ द मेन मैसेज कन्वेड थ्रू द पैसेज। इस पैसेज के में जो बताया गया है वो क्या मैसेज दे रहा है हमें, तो क्या किसके बारे में बताया, चीटिंग मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको लगता हो कुछ और मैसेज दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, मुझे जो लगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस पूरे पैसेज में यही बताया गया है कि चीटिंग जो मेजर डिफेक्ट है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो ये अनसीन पैसेज है इनमें MCQ वाले क्वेश्चंस दे दिए। MCQ वाले आपके लिए थोड़े और इजी हो जाते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ मेजर इज, मेजर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनर। द वर्ड अनफेयर मीन्स द सेम एज, पैसेज में वर्ड यूज हुआ था अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है गलत तरीका यूज करना। ठीक है, तो अनफेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वर्ड गुड इज। यहाँ पे ये जो वर्ड है गुड, ठीक है, गुड वर्ड क्या दिया गया, गुड मतलब अच्छा, बुरा, ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन एडजेक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट हैज़ रिप्लेस्ड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इन आवर स्कूल्स। हमारे स्कूल में किसने जगह ले ली है, हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, किस चीज़ ने जगह ले ली है, तो किसने जगह ले ली है, चीटिंग इन एग्जामिनेशन गाइड्स एंड नोट्स लेनियंसी टू स्टूडेंट्स। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी, की जो शॉर्टकट है उन्होंने, यहाँ पे देखो पैसेज में आया भी था, शॉर्टकट्स हैव रिप्लेस्ड हार्ड लेबर। ठीक है, शॉर्टकट्स ने, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
शॉर्टकट्स। आगे देखते हैं, वो वाई डू सम पेरेंट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग, कुछ पेरेंट्स भी क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीटिंग की प्रॉब्लम में, तो क्या आएगा, दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल एकेडमिकली, दे बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, नहीं है ये गलत हो गया, दे फेल टू रिकॉग्नाइज चिल्ड्रंस एबिलिटीज, दे इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ अनफेयर मीन्स। तो कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो, दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल एकेडमिकली, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे क्लास में प्रॉम्प्ट होए, इसीलिए वो भी कई बार प्रॉब्लम बन जाते हैं चीटिंग के। अब देखते हैं ग्रामर वाला पार्ट इसमें। तो ये जो मैं आपको पेपर सोल्व करा रही हूँ ये आपका प्री बोर्ड 1 का है, ठीक है। तो अब देखो जो भी पुराने आपके पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना, कोई डाउट नहीं है कि इनमें से पक्का पक्का आएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म फिल करनी है हमें वर्ब की, इरेगुलर वर्ब ब्लैंक नोट ब्रिंग सक्सेस। अब सक्सेस कहते हैं कि इरेगुलर वर्क होता है उससे सक्सेस हमें नहीं मिलती है, तो यहाँ हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ जब नोट ब्रिंग दिया हुआ है तो भाई कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, डायरेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट कहाँ आएगी, कहीं भी नहीं आएगी, आएगी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आएगा, लेकिन जब कब आएगा, जब प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा तब आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, तो यहाँ इरेगुलर वर्ब, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या फिर होती है डस, ठीक है, और इसके बाद यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नोट या डज नोट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का चुनाव करना है कि क्या आएगा। यहाँ पे इरेगुलर वर्ब के बारे में यहाँ पे बात की गई है, मतलब ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर हमारा ही, सी, इट कोई नेम या फिर सिंगुलर होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डज का, अगर प्लूरल होता है आई, वी, दे, यू, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं डू का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इरेगुलर वर्क दिया गया है सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे डज का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डज नोट ब्रिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया ब्लैंक इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली कब, 1947 में। तो एक चीज़ तो यहीं क्लियर हो गई कि ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। तो पास्ट में जो कोई काम होता है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी गोट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देख के हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखो भाई, अगर आर्टिकल आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी उसका लिंक, आप आर्टिकल की जाके वीडियो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये कंफर्म मान के चलना एग्जाम में 2 नंबर का वहाँ से आएगा ही आएगा, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है आर्टिकल। मैंने आपको एक क्वेश्चन, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए आर्टिकल के ऊपर, तो उनका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आई सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ही इज़ ब्लैंक बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो जहाँ भी कहीं ये सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री इज होप आपको पता ही होगा, ये जो बेस्ट है ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल द का हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। अगर आपने अब तक भी कुछ भी नहीं देखा है तो अब समझ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एम ए दिया है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ये पढ़ते हो, अगर आपको कोई स्वर की ध्वनि आए
मतलब अगर आपको साउंड वावल साउंड आए तो वहाँ उससे पहले आपको एन का यूज़ करना होता है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट आती है तो वहाँ आपको ए का यूज़ करना है। हमें साउंड देखना है, ठीक है। डायरेक्ट हमें वावल नहीं देखने हैं कि यहाँ तो ए ई आई ओ यू 5 हमारे वावल हैं, इनमें से कोई भी नहीं है और उठा के यहाँ ए लगा दो, बिल्कुल गलत होगा। बल्कि हमें साउंड देखनी है कि साउंड वावल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। अब ऐसे तो नहीं पता चले, कई बच्चों को ना भी पता चले कि ये तो एम है तो इसमें क्या वावल हो गया, एम। एम ऐसे लिखा जाता है ना, एम। तो ये जो ए की साउंड है, ए की साउंड आ गई ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। जहाँ भी हमारी वावल साउंड होगी उससे पहले एन का यूज़ करना। अगर साउंड कॉन्सोनेंट होगी तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है ए का। अब एक दूसरा बताती हूँ, जैसे अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला। अब इसमें भी साउंड किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एन हो गया। अब एक और बताती हूँ आपको, यूनियन हो गया, यूनियन। देखो यूनियन, अब आप सोचो कि यूनियन ये यू है, एन लगा दे, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। लिख के देखना, यूनियन, यू, ये यू साउंड आ रही है। हिंदी में ए आ ई उ ए आई, ये वाली जो साउंड आती है उनसे पहले आप यूज़ करना एन का, और जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उनसे पहले ए का। तो यहाँ यू की साउंड आ रही है, यू, ठीक है। हिंदी में क्या गया घड़ है, तो यहाँ पे आपको ए आएगा यूनियन से पहले। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इनमें क्या होता है कि जो एक तो कुछ ये होता है कि एक तो हमारा जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में करते हैं, ठीक है। फिर जहाँ भी नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ मंथ्स हो, तो उनका भी हम कैपिटल में रखते हैं, उनको भी। किसी का भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रख के और ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखो ये फर्स्ट, यहाँ ये जो सेंटेंस दिया, आई मेट मोहन ऑन फ्राइडे। अब इसमें तो पहले ही गलत दे दिया, आई स्मॉल है तो भाई फर्स्ट तो आई तो कैपिटल ही आएगा ना, आई मेट, ठीक है। मोहन, अब देखो ये किसी का नाम है तो इसका एम कैपिटल आना चाहिए। ओन, अब देखो फ्राइडे, डेज ऑफ वीक, तो यहाँ पे फ्राइडे का एफ कैपिटल आना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ये 3 मिस्टेक्स थी, ये सारी मिस्टेक्स जिसमें ठीक हो वो वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम जैसे ही देखेंगे हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें मोहन का एम छोटा है, फ्राइडे भी गलत है, ये भी देख लो, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट। महाराणा प्रताप द वॉरियर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज करेज एंड फोर्टिट्यूड। अब यहाँ देखो किसी का भी नाम हो तो फर्स्ट लेटर नेम का कैपिटल रखेंगे, तो महाराणा का एम कैपिटल आना चाहिए, प्रताप का पी कैपिटल आना चाहिए, इज द वॉरियर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज करेज एंड फोर्टिट्यूड, बाकी सब ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। तो ये सब जहाँ होगा तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। ए में तो सेम लाइन लिख दी गई है और जो सी है इसमें तो लाइन ही चेंज कर दी गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करनी है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करने हैं। अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है आपको नहीं पता हो तो इसका भी आपको लिंक भी मिल जाएगा, और आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि मैंने ये हमारे जो नरेशन है ये बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं। फिर भी आपको यहाँ भी मैं करा देती हूँ तो ध्यान देना, ठीक है। राम सैड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये जो बात है ये तो हमने, राम ने जो कही उसकी बात हमें सेम उसी की वर्डिंग में लिख दी। अब हम किसी दूसरे को बताएंगे तो हम अपनी वर्डिंग में बताएंगे ना, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे हम बताएंगे कि राम ने कहा कि वो, तो यहाँ पे ही आई था, तो हम इसका प्रोनाउन भी चेंज कर देंगे कि वो हमेशा सच बोलता है, और जो इसने सीधी लाइन कही है ये बताएंगे तो इसमें हम आई का यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं। तब पहले हमें क्या देखना है, ये जो राम सेड इतना है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। फिर ये जो इन्वर्टेड कोमास में इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अच्छा, जब सेंटेंस हमारा सिंपल होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ इतना तो हमें समझ आ गया कि राम सैड, और इसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, कोमा है, ये सब हट जाएंगे और हम इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ कर देंगे, दैट का यूज़ कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, राम सैड दैट। अब देखो ये प्रोनाउन है आई, आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक और रूल आप लिख लेना, SON 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। ये आप जब देखोगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर समझ आएगा। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, हम खुद के बारे में जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आ गए, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन। अब इनके केसेस भी होते हैं। केसेस कैसे, जैसे पोजेसिव केस हो गया, ये तो हो गया सब्जेक्टिव, फिर पोजेसिव, फिर ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पोजेसिव, इनके जो पोजेसिव केस हैं वो भी क्या हो जाएंगे हमारे, जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आई माई, ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई माई मी, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, वी आवर अस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। सेकंड पर्सन हमारा क्या होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। यू के क्या बनेंगे, यू का ये तो बन गया जो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव हो गया। अब पोजेसिव होगा तो पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। यू योर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यू योर यू, ये फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो देखो थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही सी इट, या किसी का नाम होगा वो थर्ड पर्सन हो गया, वो डजंट चेंज, दे। तो अब इसमें देखते हैं आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो भाई राम लड़का है, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही यूज होगा। तो अब हमें चेंज करना आई को। अब ऐसे देख लेंगे हम, देखो आई है, आई, और ये भी फर्स्ट पर्सन जो ये ही है, मतलब राम की जगह पे हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि क्या है, ही। तो ये देखेंगे सब्जेक्टिव केस वाला ही लेना है। जैसे आई है तो आई, ही का, राम का भी सब्जेक्टिव केस वाला मतलब ही आएगा, ठीक है। अब एक और बात बताऊँ, देखो अगर यहाँ पे ना माई होता, मान लो बाई चांस यहाँ पे माई होता आई की जगह पे, तो हम राम वाला हिज लेते, ही हिज हिम। वो वीडियो आप एक बार पूरी देख लेना, नरेशन वाली, क्लियरली आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ अब मैं आपको बता देती हूँ, आई है यहाँ, ये आई है और यहाँ राम है, तो आई के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये सेंटेंस राम सैड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये यूनिवर्सल सत्य होगा, सार्वभौमिक सत्य, मतलब किसी का हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे है, मतलब वो हमेशा सत्य ही बोलता है, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो यहाँ जब हमारी रिपोर्टिंग, ये इतना पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब था, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये चीज़ आप मेनली ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सैड दैट ही ऑलवेज, स्पीक का स्पीक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस है, वो सेम वही रहेगा, स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी, क्योंकि यहाँ पे ही ऑलवेज, ये स्पीक के साथ एस यूज होगा, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज होता है, तो ही सिंगुलर हो गया, इसके साथ एस का यूज होगा, स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पे एस और ऐड करना, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो सी दिया हुआ है इसमें सही टिक किया है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। राम सैड दैट ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। यहाँ ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा सी गलत हो गया और हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है बी में भी, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, ओनली स्पीक है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक करके और इसी को करेक्ट मानेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स, एस और लग जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो इसका टेंस हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सोहन सेड टू मी वी हैव वोन द मैच। अब यहाँ जब सेंटेंस हमारा सिंपल होता है तो सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ये इतना पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, पहले मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा
सिंपल है तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता तो सेड टू चेंज हो जाता आस्क्ड में, ठीक है। बट यहाँ सेंटेंस सिंपल है तो सोहन सेड टू का टोल्ड हो गया, सोहन टोल्ड मी। और अब रिपोर्टिंग वर्ब, ये आगे वाला और ये पीछे वाला रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वी मैंने आपको बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सोहन है, तो सोहन का प्रोनाउन यहाँ पे ही बनेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये आई का प्लूरल है, मतलब बहुवचन यहाँ पे यूज किया गया हम। वो अकेला तो मैच को नहीं जीता है ना, बल्कि उसने सबके बारे में कहा है कि वी हैव वोन द मैच, कि हम सब मैच जीत गए हैं। तो यहाँ हम ही का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वी के जगह पे जो प्लूरल है सिंगुलर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ वी के जगह पे दे आएगा, ये चीज़ आप क्लियर ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, सोहन टोल्ड मी दैट दे हैड वोन द मैच। ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में वो हैड प्लस थर्ड में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग। किसी को हम इस तरह की जो शुभकामनाएं आशीर्वाद देने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं मे का, मे मोडाल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक विजिट दिल्ली। मैं दिल्ली विजिट करूं बट आई एम नॉट मच श्योर, लेकिन मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूं। तो यहाँ भी हमारा जो मोडाल का यूज होगा वो होगा माइट, मतलब चांसेस हैं बट 100% चांसेस नहीं हैं, कुछ कुछ चांसेस हैं, तो माइट, ठीक है। आई माइट विजिट दिल्ली, हो सकता है कि मैं दिल्ली विजिट करूँ ना भी करूँ, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स फिल करनी है। तो देखो, आई कैन ब्लैंक दिस बॉक्स। यहाँ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी हमारी ये जो मोडाल्स होंगे ना उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे कैन दिया है तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है हमारी लिफ्ट वो यूज़ कर देनी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नॉन फाइनाइट में एक बार ये बता देती हूँ, नॉन फाइनाइट में क्या होता है, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, एक होता है टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखो, और एक होता है जीरंड। तो बेयर इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, टू में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, और जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल्स भी होते हैं। ही केम टू द क्लास ब्लैंक बाय हिज फ्रेंड्स। वो क्लास में आया, तो यहाँ अकम्पनीड क्या आ जाएगा, अकम्पनीड। यहाँ पे ये जो अकम्पनीड है ये यूज हुआ हमारे पार्टिसिपल के रूप में। यहाँ पे इस सेंटेंस में पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ वर्ब थर्ड, ठीक है, वी थर्ड एज ए पार्टिसिपल ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं राइटिंग सेक्शन का। तो अब आगे देखो, सेक्शन सी में ये दिया हुआ है, एक तो हमारी एप्लीकेशन है प्रिंसिपल टू योर स्कूल, रिक्वेस्ट करनी है सेक्शन चेंज करने के लिए। दूसरा ही लेटर दिया गया है, एसडीओ को लिखना, हमें कंप्लेंट करनी है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैं आपको ये नीचे अभी आंसर कराती हूँ उनकी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को तो हमें कैसे लिखना होता है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नाम हो, एड्रेस वहाँ का कोई भी। देखो आपको एग्जाम में करना है तो आप एग्जाम में किसी भी स्कूल का आपको नाम देने की मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही स्कूल का नाम दो, किसी भी स्कूल का कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ फर्स्ट हमने लिख दिया, लेफ्ट कॉर्नर में हमें लिखना है टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, मॉडल स्कूल लिख दो, कुछ भी लिख दो जो भी आपका मन करे, एक एड्रेस आप याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम लिख देना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर रिस्पेक्टेड सर। अब जो बात हमें अपने प्रिंसिपल सर को बतानी है वो हम बोलेंगे, ठीक है। आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A इन योर स्कूल। ये कहा गया है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं क्लास का छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेक्शन, मैं अपना सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। द रीजन फॉर दिस इज द मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन सेक्शन बी।
अब ये बताता है बच्चा कि मैं क्यों सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। इसके रीज़न ये है कि मेरे जो ज़्यादा फ्रेंड है वो बी सेक्शन में, इसीलिए मैं भी बी सेक्शन में ही जाना चाहता हूँ। दे आर ऑल्सो माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी भी है। आई डू नॉट फील एट होम इन दिस सेक्शन। इफ सम डे आई एम अनेबल टू अटेंड क्लासेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मी टू नो वट होमवर्क इज गिवन दैट डे। कहते हैं कि मुझे ना मतलब सेक्शन मेरा चेंज कर दो, बी सेक्शन के मेरे पड़ोस से भी बच्चे हैं, तो जिस दिन मैं स्कूल नहीं आता ए सेक्शन में हूँ तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं काम किससे पूछूं, मुझे पता ही नहीं चलता है क्या काम दिया गया है। ठीक है, इफ़ माई सेक्शन इज चेंज, यदि मेरा सेक्शन चेंज हो जाता है, आई विल नेवर मिस माई होमवर्क, तो मैं कभी भी अपना होमवर्क मिस नहीं करूँगा। कंसिडरिंग ऑल द अबोव गिवन रीजन्स, इन सारे जो ऊपर दिए हैं मैंने रीजन, इन सबको कंसिडर करना। अलाउ काइंडली अलाउ मी टू चेंज माई सेक्शन, और ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अलाउ करो सेक्शन चेंज करने के लिए। आई विल बी हाईली ओब्लाइज टू यू गुड सेल्फ, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। थैंक्स विद एंटिसिपेशन योर्स ओबीडियंटली, और फिर नाम लिख देना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन दिया, अगर आपको नाम दिया हुआ है कोई भी नाम, मान लो ये नाम दिया हो यू आर अमित, कुछ भी नाम दिया हो तो आपको वही नाम यहाँ नीचे लिखना। अगर कुछ भी नाम ना दिया हो तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पर थैंक विद एंटिसिपेशन की जगह डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और फिर नाम लिख देना है। तो आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे जो लेटर आया वो देखते हैं। तो देखो, अब आपसे लेटर पूछा गया था, आपको कंप्लेंट करनी थी किसके बारे में, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, कि बार बार लाइट आती है कट जाती है, इसके बारे में आपको कंप्लेंट लिखनी थी। तो हमारा जो ये लेटर है, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो हमारा लेटर लिखने की हेडिंग है इसमें कोई भी नाम कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया है। ये बताया गया है राइट ए लेटर टू SDO, कि हमें ना SDO को लेटर लिखना है। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमें न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखवाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर अगर कोई एड्रेस दिया गया है तो सेम एज इट इज़ हमें वही एड्रेस लिखना होता है, नहीं दिया गया है तो कोई भी एक एड्रेस याद कर लो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ये एड्रेस डाल दिया है। ऊपर यहाँ सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। यहाँ देखो ये मैंने लिख दी है डेट। ठीक है, अच्छा डेट कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें लिख रखी है सेम ऐसे ही लिखना है। यूँ मत लिख देना आपकी मंथ की जगह, मतलब दिसंबर की जगह पे 12 फिर 24, डेट इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है। फिर हमें ये लेटर लिखना किसको है, टू द सब डिविजनल ऑफिसर, क्योंकि SDO को ही लिखवाया था तो सब डिविजनल ऑफिसर, फिर DHBVN चरखी दादरी, फिर सब्जेक्ट लिखना है। देखो सबसे पहले खुद का एड्रेस हो गया, डेट हो गई, उसके बाद जिसको हमें लेटर लिखना है उसका एड्रेस होगा। ये सभी जो भी हमारे ऑफिशियल लेटर रहेंगे यही फॉर्मेट रहेगा उनका। ठीक है, ऑफिशियल लेटर का सेम फॉर्मेट रहेगा, पहले खुद का एड्रेस, फिर हमें जहाँ भी लिखना है वो एड्रेस, सॉरी सेकंड नंबर पे डेट, और थर्ड नंबर पे जहाँ हम लिख रहे हैं उनका एड्रेस हमें लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, हमारे लेटर का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारे लेटर का सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, तो यहाँ तक होप आपको समझ आया होगा कि जो भी लेटर हैं एडिटर को हमें लिखने हैं, कंप्लेन लेटर हैं, मतलब जो भी ऑफिशियल लेटर हैं उन सब में हमें यही फॉर्मेट अपनाना है। तो देखो अब एक और चीज़ ध्यान रखना, आपके लिए ना ये जो लाइन मैंने दी है ऊपर, ये आप सभी लेटर्स में यही लाइंस लिख सकते हैं। सभी लेटर्स का मतलब कंप्लेंट के रिलेटेड कोई भी लेटर होगा आपका, नॉइज पोल्यूशन के ऊपर होगा, बस कंडक्टर के मिसबिहेव के लिए होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो रही उसके लिए होगा, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के लिए होगा, या फिर पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स के लिए होगा, और इंक्रीजिंग थेफ्ट केसेस के बारे में होगा। उन सब में आप यही लाइन, इसी लाइन से आप लेटर की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, लेटर चाहे न्यूज़पेपर के एडिटर को हो, कहीं भी आपको लिखना हो, आप ये लाइन से इन लेटर को, कंप्लेन लेटर, फिर से ध्यान देना, कंप्लेन लेटर, जो भी कंप्लेन लेटर होंगे, या फिर नॉइज पोल्यूशन, थोड़ा तो दिमाग हमें खुद का लगा भी लेना है कि किस टाइप के लेटर्स में लिखना है, किसके में नहीं। जो भी प्रॉब्लम हम शो करेंगे उनमें हम इसी तरह शुरुआत करेंगे। तो क्या आएगा, आई विश, तो देखो फर्स्ट लाइन हम ऐसे लेटर की शुरू करेंगे, आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब ये प्रॉब्लम थी हमारी इस लेटर में तो हमने ये डाल दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती नॉइज पोल्यूशन की तो हम इसकी जगह पे नॉइज पोल्यूशन लिख देते। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती वाटर सप्लाई की तो हम यहाँ पे वाटर सप्लाई लिख देते।
ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी समस्या हो वो इस टाइप से, ये शुरू की लाइन ये सेम लिखेंगे, आई विश टू ड्राई योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, और फिर वो प्रॉब्लम लिख देंगे इन आवर एरिया, हमारे एरिया में। ये जरूरी भी नहीं है, ये जो सुंदर नगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है जरूरी भी नहीं है, आप लिखो या ना लिखो, आपकी चॉइस है। आगे देखो, अब इसमें इस लेटर में हमें कंप्लेन लिखनी है, क्योंकि बार बार लाइट आती है जाती है रिगार्डिंग लिखनी, तो उसी के रिगार्डिंग हम बीच में सब ऐड करेंगे। अब लास्ट की लाइंस भी सेम रहेंगी, आप लोग ये चीज़ ध्यान रख लेना। मान लो किसी बच्चे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, तो देखो आपके जो लेटर का फॉर्मेट होता है ना उसके भी नंबर मिलते हैं। जैसे तो आप मान सकते हो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम टाइम पे और ये सब बातें आप लिख देते हो तो आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और 2-3 नंबर तो बहुत काफ़ी होते हैं। 5 नंबर में से अगर किसी बच्चे ने कुछ भी किया ही नहीं है तो उसको मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत काफ़ी है। लास्ट में उसे फिर से ये लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, सेम एज इट इज़ लाइन लिख देनी है। ये आपको नहीं लिखना उसमें, ठीक है, ये नहीं लिखना है। ये लिख देना, आई होप यू विल ट्रीट दिस कंप्लेन विद अर्जेंसी एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स एट द अर्लीस्ट, ठीक है। और लास्ट में थैंकिंग यू और फिर योर्स सिंसियरली, फिर अपना नाम, ठीक है। आपकी लेटर का जो फॉर्मेट है उसी के आपको 1.5 से 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से सब कुछ लिखोगे तो। अगर किसी बच्चे को कुछ भी याद नहीं है और उसको इतना मिल जाता है तो वो भी उस बच्चे के लिए तो काफ़ी है ना, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना है खुद का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद लिखनी है हमें डेट, सेकंड नंबर पे डेट लिखनी है। उसके बाद जहां हम भेज रहे हैं वो एड्रेस हमें लिख देना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमें ऐड करना है, फिर रिस्पेक्टेड मैम या सर ऐड करना है। उसके बाद स्टार्टिंग लाइन मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि कौन कौन से लेटर्स में आप ये स्टार्टिंग लाइन लिखोगे, सेम एज इट इज स्टार्टिंग लाइन लिख देंगे यहाँ पे ऑफ तक। और आगे मतलब आगे क्या करना है आपको, कुछ थोड़ा यहाँ यही तो चेंज करना है, इन योर एरिया यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट में भी आपको सेम एज इट इज़ ये वाली लाइन लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, फिर ये भी सेम लिखनी है लास्ट तक। कहने का मतलब लास्ट तक हर लेटर में सेम ही होगा, ये लाइन भी बिल्कुल सेम ही होगी। तो आप ये 3-4 लाइंस तो आप याद ही कर सकते हो, और इनमें तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है भी नहीं। तो चलो अब एक बार ये वाला लेटर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। I wish to draw your attention towards the problem of frequent electricity breakdowns in our area सुंदरनगर। ये कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम चल रही है फ्रीक्वेंट बार बार में जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। These power interruptions have been occurring कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डेज। कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये पावर कट की समस्या होती जा रही है, क्योजिंग सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, और इससे हम सबको, हम जो भी यहाँ रहते हैं इनको असुविधा होती है। द इरेटिक पावर सप्लाई इज डिसरप्टिंग डेली लाइफ अफेक्टिंग स्टूडेंट स्टडीज़। कहते हैं इससे हमारी डेली लाइफ अफेक्ट होती है, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। एंड पोजिंग ए रिस्क टू इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, और इलेक्ट्रिकल जो एप्लियंसेस हैं उनके लिए भी एक रिस्क ही है, बार बार लाइट के आना जाना, क्योंकि वो भी ख़राब हो सकते हैं। मोर ओवर द लैक ऑफ पावर एट नाइट, कहते हैं रात में लाइट की कमी, इससे सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है कि भाई कोई भी आके घुस जाए, अगर लाइट ना दिखे तो अंधेरे में पता भी नहीं चलता। डिस्पाइट सेवरल वर्बल कंप्लेंट्स मेड टू द लोकल ऑफिस, कहते हैं कि हमने बहुत बार वर्बल कंप्लेंट लिख दी हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी उस प्रॉब्लम के बारे में सुनता नहीं है। तो फिर SDO से रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप इस मैटर में जितना जल्दी उसके आप देखिए। स्टेबल एंड रिलायबल पावर सप्लाई इज क्रूशियल फॉर वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द रेजिडेंट्स, कहते हैं कि एक अच्छी पावर सप्लाई हम सब के लिए ज़रूरत है। आई होप यू विल ट्रीट दिस कंप्लेंट विद अर्जेंसी, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप अर्जेंट में ही ये हमारी समस्या का सोल्यूशन करेंगे और बहुत जल्द हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड कोऑपरेशन, आपके ध्यान के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली, नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब देखो ये ना आपके प्री बोर्ड 1 में आया है तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 40 वर्ड्स में। किसके बारे में लिखनी है?
40 वर्ड्स में रिपोर्ट लिख ली है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फंक्शन आपके स्कूल में यहाँ दिया गया है कि आपके स्कूल में फंक्शन है और आपको स्कूल की मैगजीन में ये पब्लिश करना है। फिर उसके बाद यू नीड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपको रहने के लिए कोई जगह चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। चलो इनके आंसर्स देखते हैं। तो देखो, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। तो जब रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारी जिस भी बारे में हमें रिपोर्ट लिखनी है वो मेन हम लिख देंगे। तो यहाँ एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थी तो ये लिख दिया। उसके बाद ए रिपोर्ट, ठीक है, ये सब कैपिटल में लिखना, थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये आपका पूरा पेज है तो आपको पेज के बिल्कुल ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि रिपोर्ट में नोटिस में बॉक्स बनता है। तो इस बॉक्स का ध्यान रखना कि आपको ऐसे पेज के अंदर बॉक्स बनाना है जिससे कि अलग से ही दिखाई दे। और जब आप बॉक्स बनाओगे तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ना आप डायरेक्ट ये मत कर देना उस बॉक्स को, बिना आपकी रिपोर्ट लिखे ही बॉक्स को बंद मत कर देना। बॉक्स को ऐसे बनाना जितनी जहाँ तक हमारी रिपोर्ट आएगी हम लिख लेंगे, लास्ट में उसको हमें बंद कर देना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब रिपोर्ट होती क्या है। जो भी हमारे स्कूल में फंक्शंस हो चुके हैं, मतलब स्कूल में क्या कहीं भी जो काम पहले पास्ट में हो चुका है ना, उसके बारे में हम रिपोर्ट लिखते हैं। और नोटिस हम फ्यूचर में कोई काम होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन था स्कूल में, उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है कि उस फंक्शन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वॉज हेल्ड ऑन द 7th of March दिस ईयर। यहाँ बताया गया है कि इस साल के 7 मार्च को ये फंक्शन हुआ था, मतलब पास्ट में हुआ था ना। द फंक्शन वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, कहते हैं फंक्शन स्कूल के हॉल में हुआ था। विच वॉज नाइसली डेकोरेटेड फॉर द ओकेजन, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया। द एजुकेशन मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी आए थे। द प्रिंसिपल स्पोक ए फ्यू वर्ड्स टू वेलकम द गेस्ट, प्रिंसिपल ने भी कुछ वर्ड्स बोले थे जो गेस्ट आए थे उनका वेलकम करने के लिए, जो मिनिस्टर आए थे उनका वेलकम करने के लिए। इट वॉज फॉलोड बाई ए ब्रीफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, और उनके लिए एक परफॉर्मेंस भी दी गई। जैसे कि आप लोग देखते हैं नॉर्मल स्कूल में जो भी फंक्शन होता है तो उससे पहले गाते हैं ना, वेलकम सॉन्ग गाते हैं, कुछ गाने उनके लिए, कुछ वेलकम के लिए कुछ अच्छे अच्छे कुछ किए, मतलब डांस या सॉन्ग प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सेम इसी तरह से हुआ था, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। देन द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर टू गिव अवे द प्राइजेस। अब फिर जो भी हमारे स्कूल में भी आप लोग देखते हो कि जो भी गेस्ट आते हैं फिर उन्हीं को बोला जाता है कि आप लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों में, उन्हीं के हाथों से प्राइज दिलवाया जाता है। तो ऐसे यहाँ हुआ था कि प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की थी मिनिस्टर से कि आप प्राइज दे दीजिए। द मिनिस्टर शूक हैंड्स विद द प्राइज विनर्स, जो कि यहाँ पे ना एनुअल फंक्शन में उन बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं पूरी साल में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, तो उनको यहाँ पे प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। इन द एंड द प्रिंसिपल थैंक द मिनिस्टर, अंत में प्रिंसिपल जी ने मिनिस्टर का थैंक यू किया। एंड द फंक्शन वॉज ओवर, और फंक्शन ख़त्म हो गया था। नरेंद्र कुमार, स्टूडेंट एडिटर, स्कूल मैगजीन, ठीक है। अगर यहाँ कुछ हमारी रिपोर्ट में कुछ दिया जाए कि आप एज ए एडिटर लिखो, तो यहाँ तो क्योंकि इस रिपोर्ट में दिया गया है एज द स्टूडेंट एडिटर, तो वही हमने लिखा स्टूडेंट एडिटर स्कूल मैगजीन का, ठीक है। अगर दिया गया है तो सेम एज इट इज़ लिखना है, नहीं दिया गया है तो कुछ भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिटर डाल सकते हैं, क्लास मॉनिटर डाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब एकोमोडेशन वांटेड, मतलब आपको कोई घर चाहिए रहने के लिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ हमें एडवर्टाइजमेंट देना है। तो एडवर्टाइजमेंट में भी ये बात होती है कि वो भी किस में लिखा जाता है, बॉक्स में ही लिखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो चलो देखते हैं एक बार। ए वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल अर्जेंटली 6A 1 or 2 BHK फ्लैट हाउस फॉर रेंट इन ए सेफ एंड वेल कनेक्टेड एरिया। यहाँ बताया गया है कि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं, उनको अर्जेंटली मतलब बहुत ही तुरंत उनको चाहिए। 1 BHK हो या 2 BHK हो, मतलब जिसमें 1 रूम हो 2 रूम हो, इस टाइप का उनको फ्लैट हो, घर हो, ये किराए के लिए उनको चाहिए। और ये भी बता दिया गया है कि वो एरिया कनेक्टेड एरिया होना चाहिए। प्रेफर प्रोक्सिमिटी टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहते हैं ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा हो, मार्केट भी हो, इसेंशियल सर्विसेज के लिए जहाँ दूर ना जाना पड़े। फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड ऑप्शंस आर वेलकम, अगर उसमें फर्नीचर हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा।
फिर एडवर्टाइजमेंट में हमें अपना एड्रेस, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर सब देना होता है, तो ये दे दिया। प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट भावना एट, यहाँ कहते हैं कि भावना से कॉन्टैक्ट कर लेना अगर ऐसा कोई घर हो तो। वो न्यू दिल्ली में रहती है, उसके मोबाइल नंबर ये हैं, ईमेल ये है, ठीक है। इमीडिएट ऑक्यूपेंसी प्रेफर्ड, मतलब उसको इमीडिएट जो मिलेगा वही प्रेफर किया जाएगा। चलो आगे देखो। अब ये हमारी लिटरेचर की बुक में से, और जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से पैसेज आता है, और वो पैसेज हमारी बुक में से ये जो सीन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और हमें ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं, फिर ऊपर जो पैसेज इसको पढ़ के। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। मैन ने कहा कि ये जो स्थिति, कंडीशन है, ये तो और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुई। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield on the valley, ऑन द ओल वैली। लेकिन जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, बल्कि जो ओले थे, जो बारिश थी, वो आती रही गार्डन में, हिल साइड में, जो उसके कॉर्न के फील्ड थे वहाँ पे भी, खेतों में, पूरी घाटी में बारिश हो रही थी बहुत तेज से ओलों के साथ। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सोल्ट, और जो खेत थे उसके बिल्कुल वाइट हो गए थे, जैसे उनके ऊपर किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब, किन से वाइट, किससे, ओले इतने गिर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे नमक बिखरा हुआ हो। तो ये सब बातें अब इतना पढ़ते ही मुझे तो ध्यान आ गया कि कहाँ से है। होप आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कौन सी स्टोरी हमारी, ये फर्स्ट ही चैप्टर है, लेटर टू गॉड, वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। वो लैंचो के खेतों में जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तब की बात है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं रहा। आप लोग खुद ही सोचो, जब ओले इतने तेज हो रहे थे तो पत्ता कैसे रहेगा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनका जो, उनके खेत में जो कॉर्न की फसल थी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो भी पेड़ों से झड़ गए थे, पौधों से झड़ गए थे। लैंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लैंचो की जो आत्मा थी वो बिल्कुल ही बहुत ही दुखी हो गई थी, उसका मन दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और जब ये तूफान, ये बारिश सब बंद हो गई तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस हैव लेफ्ट मोर देन दिस, प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहते हैं कि अपने बच्चों, अपने बेटों से कहता है, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ जाता है। कहने का मतलब, अगर टिड्डियों का दल भी आ जाता ना तो वो भी जितना कि अब इस तूफान से, इन ओलों से बचा है, मतलब कुछ भी नहीं बचा था कहने का मतलब। तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा तो अगर टिड्डी दल लग जाता तो वो भी छोड़ जाता मेरे लिए यहाँ पे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने, ओलों से वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास, हमें बिना ही अनाज के रहना होगा, ठीक है। नेम द चैप्टर। अब आपको, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जो भी चैप्टर्स, जो भी पोम है, पोम के पोइट और पोम का नाम, और चैप्टर्स के राइटर का नाम, चैप्टर का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 4 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, श्योर कह रही हूँ मैं। पोम में 2 और 2 यहाँ पे, ठीक है। तो 4 नंबर हो गए, 4 नंबर बन जाएंगे आपके, तो ध्यान रख लेना इस बात का। नेम द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम क्या है ये पढ़ के ही हमें समझ आ गया कि चैप्टर कौन सा हमारा, ए लेटर टू गॉड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए लेटर टू गुड। नेम इट्स ऑथर, इसके ऑथर का नाम बताना है, तो याद होगा तो हम लिख देंगे, G.L. फ्यूंटेस। ऑथर कौन है, G.L. फ्यूंटेस जी। हु डज आई स्टैंड फॉर इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में जो आई बोला, आई, ठीक है, ये किसके लिए यूज हुआ है, तो आई स्टैंड्स फॉर लैंचो, किसके लिए, लैंचो के लिए। वॉट हैज़ मेड लैंचोज फील्ड वाइट, किस चीज़ से लैंचो के खेत वाइट हो गए थे, तो जो हेल स्टोन्स थे, जो ओले थे, उनसे उसके खेत वाइट हो गए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हेल स्टोन्स हैड मेड लैंचोज फील्ड वाइट। वॉट हैज़ लेफ्ट नथिंग, किससे कुछ भी नहीं बचा था, तो किससे, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ये ओले हैं इनकी वजह से वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपना ये पैसेज। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये कौन से चैप्टर से ये यहाँ पे पैसेज लिया गया है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। कहते हैं कि हमारी जो एल्डर्स हैं ना, हमारी जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो आज भी अपने वो पुराने दिनों को, वो उस खुशबू को आज भी याद करती हैं जो कि
पुर्तगाली के दिनों में होती थी, किसकी, लोव्स ऑफ ब्रेड की। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, कहते हैं कि उनको खाने वाले, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, आज मतलब उनको खाने वाले भले ही ना रहे हो लेकिन उनको बनाने वाले आज भी यहाँ पे हैं, मतलब जो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, हमारे पास आज भी मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और जो बेक करते हैं, लोव्स को पकाते हैं, वो भी हैं। दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्सिस्ट, कहते हैं कि उस टाइम की जो खुशबू है आज भी बाकी है। द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों में, वो जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी हैं, और जो आग है उन भट्टियों में वो आज भी है। हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, कहते हैं कि जब वो लोग जो ब्रेड लेके आते थे तो बैम्बू के ऊपर एक घंटी लगी होती थी और उसको बजाते हुए चलते हैं, तो कहते हैं आज भी वो आवाज़ आती है। heralding his arrival in the morning can still be heard in some places, कहते हैं कि आज भी जो सुबह सुबह वो आवाज़ कुछ जगह पे सुनने को मिल सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, कहते हैं भले ही उनके पिता जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे आज भी वो जो फैमिली का, उनकी फैमिली का जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसको चलाते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर इन गोवा, इन बेकर्स को गोवा में आज भी किसके नाम से जाना जाता है, पैडर के नाम से जाना जाता है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नोस्टाल्जिकली, नोस्टाल्जिकली के मतलब होता है किसी जो चीज़ जो अभी नहीं है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की मतलब तड़प के साथ याद करना, कोई पुरानी चीज़ थी उसको, तो किस चीज़ को आज भी वो याद करते हैं वहाँ एल्डर्स, जो बड़े बूढ़े हैं वो। अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डे, वो पुर्तगीज डेज के बारे में याद करते हैं, वहाँ के फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को आज भी याद करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whom do the residents of Goa still have among them, कहते हैं कि गोवा में आज भी वहाँ के निवासियों के साथ साथ आज भी और कौन कौन भी और भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ बताया गया द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, तो कौन कौन है, द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। ठीक है, What are the time tasted things which still exist there, क्या चीज़ें हैं जो पहले थी और आज भी वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो पुरानी भट्टियाँ हैं वो आज भी हैं, वहाँ जो साउंड है उनकी थर्ड है, जिंगल की जो थर्ड है वो आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो क्या आ जाएगा, ओल्ड फर्नेसेस, पुरानी जो भट्टियाँ हैं, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, और जो ट्रेडिशनल वहाँ के बेकर थे उनके जो बम्बू के ऊपर जो झनकने की आवाज़ होती थी, जो थर्ड होती थी, जिंगल, ये जिंगल है, JINGLE, वो आज भी वहाँ पे सुनाई देती है, और वो किसको अनाउंस करती है, उनकी आने को, हिज अराइवल स्टिल एग्जिस्ट देयर, कि हाँ वो लोग आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को कैसे जाना जाता, दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है कि बुझना, और यहाँ एक्सटिंग्यूस्ड, ये भी इसका मतलब बुझना हो गया, तो यहाँ पे एक्सटिंग्यूश हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इनके आंसर भी मैंने दिए हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, उनकी दृष्टि में क्या सोचते, क्या नेचुरल है, लव या फिर हेट। ठीक है, चलो अब एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन है ना, इनके आंसर मैंने नीचे दे दिए हैं, तो अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर वहीं कराती हूँ। ठीक है, वहीं समझा देती हूँ। देखो ये व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज से मंडेला का क्या मतलब है। फॉर मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उनके लिए करेज सिर्फ फियर मतलब भय की एब्सेंस ही उनके लिए फियर नहीं है। इट इज टाइम फॉर फियर, ये तो डर के ऊपर जीत है, जो करेज है वो डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड, कहते हैं जो ब्रेव बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कि डरता ही नहीं है। इट इज हु कनक्वर्स फियर, वो कहते हैं कि तो बहादुर व्यक्ति तो वो है जो कि डर के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है, वो है बहादुर व्यक्ति। ठीक है, तो ऊपर हमारा जो ये प्री बोर्ड 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो ये भी क्वेश्चन उसी के साथ ही कनेक्टेड था। वो विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, ये भी उसी क्वेश्चन के साथ था कि आप क्या सोचते हैं, क्या नेचुरल है, लव या फिर हेट करना। तो मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स टू अस नेचुरली, तो मंडेला जी सोचते हैं कि हमारे लिए लव है और लव ही नेचुरली आता है। वाइल वी हैव टू लर्न
टू हेट अदर्स, जबकि हमें दूसरों से नफरत करना ये हमें सीखना पड़ता है। लव है जो कि अपने आप आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15 में पूछा गया है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हु वर प्रांजल एंड राजवीर, राजवीर और प्रांजल कौन थे? वेयर वर दे गोइंग, और वो कहाँ पे जा रहे थे? प्रांजल एंड राजीव वर क्लासमेट्स फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से थे, क्लासमेट थे, मतलब सेम क्लास में पढ़ते थे। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम, कहते हैं कि ऊपर के आसाम के ऊपरी क्षेत्र में उसके पापा मैनेजर थे एक टी गार्डन के। द टू बॉयज वर गोइंग देयर टू स्पेंड देयर समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में ये अपनी समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए वहाँ जाते हैं। दे वर गोइंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से वहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फ्रॉम फॉर हर फर्स्ट जर्नी, तो ये वल्ली नाम की जो लड़की है वो आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, मतलब कैसे उसने रुपए सेव किए थे अपनी पहली जर्नी के लिए। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या ये उसके लिए ईजी था? नो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर वल्ली टू सेव द मनी, ये उसके लिए ईजी नहीं था। वो एक छोटी बच्ची थी, उसके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था कि वो ये रुपए सेव करे, लेकिन फिर भी उसने सेव किए। सी हैड टू स्टीफल ऑल हर डिजायर्स, सी स्टॉप्स बाइंग एनी टॉयज, कहते हैं उसे अपनी कुछ इच्छाओं को मारना पड़ा था, उसने खिलौने लेने बंद कर दिए थे। पेपरमिंट्स और बैलून्स, जो भी वो उसको पसंद था, बैलून्स पेपरमिंट्स, वो भी नहीं लेती थी। सी डिडंट इवन राइड द मैरी गो राउंड इन द विलेज फेयर, वो विलेज गांव के मेले में जाने के लिए वो राइड भी जाती थी, वो राइड भी नहीं करती थी। सी सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे, कहते हैं कि उसके पास जो भी रुपए आते थे वो उनको सेव ही करती थी, बिल्कुल भी उन रुपयों को वो खर्च नहीं करती थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज नताल्या एनेक्शियस टू मैरी लोमो, कहते हैं यहाँ जो नताल्या नाम की थी वो लोमो से शादी करने के लिए क्यों उत्सुक थी? नताल्या इज ए यंग गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, वो 25 ईयर्स की लड़की थी। सी इज स्टिल अनमैरिड एंड इज थर्स्टिंग फॉर लव, वो अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी प्यार की चाहत थी। नो वन हैज़ एज येट प्रपोज टू हर, और किसी ने भी उसको प्रपोज नहीं किया था। सी फियर्स दैट सी माइट हैव टू लिव अनमैरिड ऑल हर लाइफ, उसको फियर हो गया था कि शायद किसी ने भी प्रपोज नहीं किया तो अब शायद उसकी शादी ना, वो अनमैरिड रहे। देयर फोर सी बिकम्स एनेक्शियस टू मैरी लोमो, इसीलिए वो लोमो से शादी करने के लिए बड़ी एनेक्शियस थी, उत्सुक थी। वैन सी लर्न्स दैट ही हैड कम टू प्रपोज टू हर, जब उसको ये पता चला कि वो उसको प्रपोज करने आया है तो वो भी खुश हो जाती है, एनेक्शियस हो जाती है कि हाँ जल्दी से बस अब उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसको फियर था कि कहीं उसकी शादी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगुल मेड हिज मेडन फ्लाइट, कहते हैं कि जो वो यंग सीगुल था उसने अपनी पहली उड़ान कैसे की थी, इसको डिस्क्राइब करना है। द यंग सीगुल स्टूड ऑन ए हाई लैस, वो एक हाई ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया था। हिज पेरेंट्स टू ब्रदर सिस्टर वर ऑन द अपोजिट, उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन दूसरी साइड, उस चट्टान के दूसरी साइड पे थे। द यंग सीगुल वॉज लुकिंग टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ देख रहा था। ही सीम्ड वेरी हंग्री, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। हिज मदर टुक ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी मम्मी ने एक अपनी बीक में एक अपनी मतलब चोंच में एक टुकड़ा लिया फिश का। सी फ्लू विद इट टू द यंग सीगुल, और वो यंग सीगुल के पास वो टुकड़ा लेके गई। सी हाल्टेड जस्ट क्लोज टू द लेज, द यंग सी डाइव्ड एट हिज मदर फॉर द फिश, और वो फिर उसको लेके वो क्लोज चली गई थी लेज के, लेकिन फिर यंग सीगुल ने डाइव किया उस फिश की तरफ। ही फेल डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, डाउनवर्ड्स नीचे गिर गया। ही क्राइड इन फियर, वो डर से चिल्लाया। बट देन हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख खुल गए। ही फ्लैप्ड देम एंड बिगेन टू फ्लाई, उसने पंख फड़फड़ाए और फ्लाई करना शुरू कर दिया। इट वॉज हर हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो वहाँ से उड़ना नहीं चाह रहा था। तो उसकी मम्मी ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना, इसको भूख लगी है, अगर मैं इसको फिश का टुकड़ा दिखाऊंगी तो ये भाग दौड़ा दौड़ा आएगा और मतलब उड़ेगा फिश के टुकड़े के लिए। तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है और फिर एकदम से उसके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी प्री बोर्ड 1 में ये वाला क्वेश्चन आया था नीचे वाला। डिस्क्राइब गिविंग मैक्सवेल्स एक्सपीरियंस विद द ओटर इन द एयरक्राफ्ट, में जो ओटर था उसके मैक्सवेल का एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, उस ओटर के साथ मैक्सवेल का जो एक्सपीरियंस था, ये वाला क्वेश्चन आया था। बट तब ये आया था और देखो 2017 में भी आया था, तो हो सकता है अब ये आ जाए। क्वेश्चन भले ही चेंज करके आ जाए, आंसर यही रहेगा। ठीक है,
has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ये लाइन्स हमारी फर्स्ट पोम है जो डस्ट ऑफ स्नो की, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो यहाँ बताया गया है कि कैसे उनका मूड चेंज हो गया था और कैसे फिर उनका दिन, उनको लग रहा था कि सब कुछ ख़राब होने वाला है, फिर कैसे उनका दिन एकदम से अच्छा हो गया था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड गिवन द पोइट ए चेंज ऑफ मूड। कहते हैं किस चीज़ ने पोइट का मूड एकदम से चेंज कर दिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो या फिर पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, पोइट का मूड एकदम से चेंज हो गया था। वो किसी पेड़ के, हेमलॉक ट्री के नीचे वहाँ पे खड़े हुए थे। वहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कोआ बैठा हुआ था। कोए ने जैसे ही पोइट के ऊपर पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराए किसी टहनी को हिलाकर, तो पोइट का मूड एकदम से चेंज हो गया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट हैड द पोइट थॉट ऑफ द डे। पोइट ने क्या सोच लिया था उस दिन के बारे में। तो हमारे पोइट सोच रहे थे कि उनका दिन तो किसी ना किसी तरह से आज उनका दिन खराब ही जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द पोइट हैड थॉट दैट ही हैड रूड हिज डे। कि पोइट ने सोचा था कि उन्होंने तो अपने मतलब अपना दिन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। हाउ वो सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट। कैसे उनके दिन का कुछ पार्ट सेव हो गया था, मतलब दिन के कुछ पार्ट सेव हो गया था, मतलब उनका आधा दिन तो खराब जा ही चुका था, लेकिन जब उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स पेड़ से गिरते हैं तो फिर सोचते हैं वो कि अब मेरा बाकी का जो दिन रहेगा वो अच्छा जाएगा। तो कहते हैं कैसे पोइट को ये लगा था, क्या हुआ था ऐसा। तो पोइट के ऊपर जो बाय फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, बाय फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो द पोइट्स मूड चेंज्ड। जो डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरे थे, उन्होंने पोइट के मूड को चेंज कर दिया था। एंड इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे। और इससे उनके दिन का कुछ भाग सेव हो गया था। नेम द पोम। कितनी बार मैंने आपको बता लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पोम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉय। कहते हैं ये हमारा जो है स्टेंजा है, ये द बोल पोम में से है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि अब बोल उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी जिसने बोल अब खो दिया है। वोट ही टू डू आई सा इट गो। वो कहते हैं, पोइट कहते हैं मैंने बच्चे को देखा है, अब वो क्या करेगा। मैंने देखा है उस बोल को मैरीली बाउंसिंग, जो कि खुशी से बाउंस करते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट में जा रही थी। और फिर मैरीली बाउंसिंग देयर इज इन द वाटर, फिर वो पानी में चली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट बिकम्स पेक्यूलर ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। क्या चीज़ उसके लिए, उस बच्चे के लिए विचित्र बन जाती है जिसने कि अपनी बॉल गुम कर दी थी उसकी। तो बच्चा ये सोचता है, ये चीज़ बच्चे के लिए विचित्र बन जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए उस बॉल के लिए, अब वो उस बॉल को प्राप्त करने के लिए क्या करे। ये चीज़ उसके लिए विचित्र बन जाती है। तो क्या आएगा आंसर, द बॉय थिंक्स दैट वॉट ही शुड डू नाउ। वो सोचता है कि उसको अब क्या करना चाहिए उस बॉल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज द पोइट सी। पोइट क्या देखते हैं, द पोइट सा द बॉल विच वॉज बाउंसिंग मैरीली। पोइट देखते हैं उस बॉल को जो कि बहुत ही खुशी से बाउंस करते हुए जा रही थी। वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली। बॉल कहाँ पे जाके गिरी फाइनली, तो किस में गिरी थी, इन द वाटर। वॉट हैज़ द बॉय लॉस्ट। बच्चे ने क्या खो दिया था, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। पोम का नाम, पोइट का नाम, तो पोम का नाम था द बॉल पोम एंड द पोइट इज जॉन बैरीमैन। आगे देखते हैं। ये फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट से, पोम के क्वेश्चंस हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आगे ये हमारी पोम के क्वेश्चन है, जो भी पोम है। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, पोम के शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप स्टैंजा सब 17 नंबर का जो एग्जाम में आपके में आता है वो पूरी तैयारी मैंने कराई हुई है। सिर्फ 3 वीडियोस को देखोगे, 3 मैराथन वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आपको यहाँ पे भी उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो में भी। तो 3 वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और एक में स्टैंजाज हैं। ठीक है, आपकी 17 नंबर की पूरी तैयारी उन 3 वीडियोज से हो जाएगी। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द पोम। हमें पोम के सब्सटेंस के ऊपर एक नोट लिखना है। ये जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारी बुक से क्वेश्चन है। ये सारे मैंने नीचे इनके आंसर के साथ अटैच किए हुए। तो चलो वहीं से देखते हैं, आपको मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पोम से आया था, व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द पोम। तो पोम का सब्सटेंस हमें बताना है। कौन सी पोम का बताना था यहाँ पे,
आप देख सकते हो डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो का आपको हिंट में ऑप्शन में यहाँ पे मिल भी जाता है एग्जाम में, तो ठीक है कौन सी पोम से ये क्वेश्चन पूछा गया ब्रैकेट में करके। तो देखो आंसर क्या होगा, द पोइट वॉज स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। तो इस पोम का सार क्या है, पोइट थे हमारे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे, एक रू सूक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट, और एक कोए ने वहाँ पेड़ की ब्रांच को हिलाया और पोइट के ऊपर डस्ट के स्नो के पार्टिकल्स वहाँ गिर जाते हैं। द पोइट सैड हर्ट एट वंस एक्सपीरियंस द चेंज, और जब पोइट का मन जो बहुत ही दुखी था उन्होंने एकदम से उनके अंदर एक चेंज, एक बदलाव उनको फील हुआ। द पोइट टू सूक ऑफ हिज सैडनेस एंड दस सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और जो इस जैसे ही पेड़ की टहनी हिलती है उनके ऊपर वो स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं, वैसे ही पोइट की सैडनेस भी वहाँ से चली जाती है और पोइट फील करते हैं कि अब आज उनका दिन खराब होने से उनका दिन बच गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Caroline Wells say about the Asian lion in the poem How to Tell Wild Animals? तो देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है और फिर अभी भी आ रहा है, प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ कहा गया है कि ये जो कैरोलिन वेल्स की पोम थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें एशियन लायन के बारे में क्या कहा गया है। तो क्या बताया गया है, कैरोलिन सेज दैट, कैरोलिन कहती है कि एशियन लायन इज अ लार्ज एनिमल, की जो एशियन लायन है वो बहुत ही बड़े एनिमल है। इट इज ऑफ ब्राउनिश येलो कलर, उनका कलर बादामी कलर का वो बताया गया है। इट रोर्स बिफोर किलिंग इट्स प्रे, और ये अपने शिकार को मारने से पहले दहाड़ते हैं। प्रे मतलब शिकार होता है, रोर्स मतलब दहाड़ना, जो लायन दहाड़ते हैं तो कहते हैं कि शिकार को मारने से पहले वो दहाड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डज अमेंडा यर्न फॉर, कहते हैं कि अमेंडा की क्या इच्छा थी, क्या चाहती थी वो। अमेंडा यर्न्स फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, वो एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। सी इज़ फेड अप विद द कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, वो थक चुकी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बार बार उसको नैग करते थे, उसमें कमियां निकालते थे, दोस्त ढूंढते थे, इसीलिए वो थक चुकी थी और इसीलिए वो चाहती थी एक लाइफ चाहती थी जिसमें फ्रीडम हो। सी विशेज दैट सी हैड बीन एन orphan सो दैट देयर हैड बीन नो वन टू नैग हर, कहते वो विश करती है कि काश वो orphan होती, वो अनाथ होती। orphan मीन्स जिसके माता पिता ना हो, तो वो चाहती है कि उसके माता पिता होने ही नहीं थे, कि सो दैट देर हैड बीन नो वन टू नैग हर, कि उसमें कोई भी कमी ना निकाल पाता। अगर माता पिता नहीं होते तो कौन देखता उसको, कोई भी उसमें कमियां भी नहीं निकालता। तो ऐसा ही अमेंडा सोचती है। देन सी कुड मूव अबाउट, एक सेकेंड, देन सी कुड मूव अबाउट फ्रीली एंड प्ले वेयर सी लाइक्ड, फिर ये सोचती है कि अगर इसके पेरेंट्स ना होते तो ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती थी, कहीं भी खेल सकती थी जहाँ भी इसको पसंद होता, ठीक है। बट ये सब कहने की बातें हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना उनसे पूछ के देखो कि कितना क्या क्या उनको भुगतना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट पिक्चर ऑफ अमेंडा डज द पोम अमेंडा डिपिक्ट, ये जो पोम है हमारी अमेंडा, इसमें अमेंडा के बारे में क्या पिक्चर दिखाई गई, अमेंडा की के बारे में क्या क्या दिखाया गया है। दिस पोम डिपिक्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के माइंड की स्टेट, माइंड की अवस्था दिखाई गई। सी इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर एल्डर्स, उसके बड़े उसको बार बार उसमें कमियां निकालते, दोस्त ढूंढते हैं। सी इज टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, उसको बोला जाता है अपने कंधों को मत झुकाओ। एंड टू सिट अप स्ट्रेट, उसको सीधा बैठने के लिए बोला जाता है। सी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, उसको बोला जाता है अपना गृह कार्य पूरा करो। टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ रखो। एंड टू क्लीन हर शूज, अपने जूतों को भी साफ रखो। सी इज फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट खाने के लिए भी मना किया जाता है। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, लेकिन हर समय ये जो अमेंडा नाम की लड़की है ये ड्रीम देखती रहती है एक लाइफ की जिसमें कि आज़ादी हो, ठीक है। सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड्स ड्रिफ्टिंग जॉयफुली इन द ब्यूटीफुल सी, वो ड्रीम देखती है, वो सपना देखती है कि काश कि वो एक मरमेड होती, एक जल परी होती जो कि ड्रिफ्ट करती मज़े से इन द ब्यूटीफुल सी, बहुत ही सुंदर से समुद्र में वो ड्रिफ्ट कर रही होती। एंड ऑफ रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी फूड, और अगर वो सोचती अगर वो फ्री होती तो वो गली में भी जहाँ मन करता उसका बिना चप्पलों के नंगे पैर वो डस्टी स्ट्रीट में, धूल मिट्टी वाली गली में वो घूमती। सी टेक्स नो नोट ऑफ वॉट इज बीइंग सेड टू
हर। और इस दौरान जब ये सब सोचती है ये लड़की अमेंडा, तो इसकी मम्मी इसको कुछ कुछ समझा रही होती है, लेकिन वो उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है, ठीक है। देन सी इज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम। फिर इसकी मम्मी इसको डांट लगा देती है कि तुम बड़ी मूडी हो गई हो, कभी भी चिड़चिड़ी, तुम बड़ी जिद्दी चिड़चिड़ी हो गई हो, हमेशा गुस्से में रहती हो। इसकी मम्मी इसको ये कह के डांट लगाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारी पोम से, द ट्रीज से। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज डिस्कस। सेंट्रल आइडिया क्या है हमारी ट्रीज पोम का, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ट्रीज जो पोम है ये डीपली सिंबॉलिकल पोम है, और इन इट द पोइट हैज़ यूज द ट्रीज एज ए सिंबल ऑफ वुमेन। यहाँ पे कवि ने जो ट्रीज का यूज़ किया है वुमेन के, महिलाओं के सिंबल के रूप में यूज़ किया है। हु आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट, जो कि बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस, अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए महिलाएं स्ट्रगल कर रही है। पहले के टाइम में आपको पता ही है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, और आज भी ऐसे कुछ लोग बचे हैं जैसे राजपूत हो गए, तो उनमें अभी भी ऐसा होता है कि लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता, लेकिन फिर भी पहले की बजाय तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। वो उस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं जो कि मैन डोमिनेटेड है, जहाँ सिर्फ आदमियों की ही चलती है, वो उस दुनिया से वो बाहर निकलना चाहती हैं। देयर लिव स्ट्रेच दैमसेल्व्स टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास। और उनके जो पत्ते हैं उनको विंडो ग्लास, जो खिड़की के ग्लास है उसकी साइड उनको खींचते हैं। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ। और उनकी टहनियाँ बहुत ही स्टिफ मतलब जकड़ गई हैं, ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्जर्सन, निरंतर जो एक्जर्सन कर रही है, प्रयत्न कर रही है, उसके कारण उनकी टहनियाँ, उनकी ट्विग्स बिल्कुल जकड़ गई हैं। देयर बो हैव बिकम क्रैम्प्ड बिकॉज ऑफ सफलिंग लॉन्ग अंडर द रूफ। उनकी टहनियाँ हैं वो उलझी हुई हो गई हैं, सफलिंग अंडर, क्योंकि वो उस रूफ के अंडर ही वो सफल हो रखी हैं, फैली हुई हैं। दे लुक लाइक पेशेंट्स, वो पेशेंट की तरह दिखते हैं। हु आर न्यूली डिस्चार्ज, जो कि हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं। एंड लुक डेज्ड व्हाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी भी नींद में ही हैं जब वो हॉस्पिटल के डोर से बाहर निकलते हैं तब, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज़ दैट, इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है दैट ए वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस विदाउट वूमेन, कि महिलाओं के बिना ये दुनिया मीनिंगलेस है, इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। एज ए फॉरेस्ट इज़ मीनिंगलेस विदाउट ट्री, जैसे कि एक जंगल बिना पेड़ों के जंगल मीनिंगलेस है। अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो फिर वो जंगल कैसा। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज, हम ऐसे फॉरेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जिसमें ट्रीज ना हो। सिमिलरली वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमेन, इसी तरह से हम बिना महिलाओं के भी इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन द पोम, और यही हमारी इस पोम में पोइट कहना चाह रहे हैं। वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन, और जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही परम आवश्यक हैं इस आदमियों की इस दुनिया को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 3 नंबर में तो आपको मतलब 3 नंबर में पूछा जाए थोड़ा छोटा लिख सकते हो, 6 में पूछा जाए तो आप पूरा ही कंप्लीट आंसर लिख देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज़ थीम ऑफ द पोम द ट्रीज पोम का थीम बताना है, ठीक है। अब देखो, आपको मान लो कि नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, तो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, मिलता जुलता ही है, तो हम वो लाइंस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ए फॉरेस्ट इज़ मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज, तो पोम का थीम क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, बिना ट्रीज़ के उसका कोई मतलब नहीं है। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज़, हम बिना पेड़ों के जंगल की कल्पना भी नहीं कर सकते। सिमिलरली वी कांट थिंक ए वर्ल्ड विदाउट वुमेन, इसी तरह से हम बिना महिलाओं के इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम, और यही इस पोम में पोइट कहना चाह रहे हैं। वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन, और जो महिलाएं हैं वो परम आवश्यक हैं इस आदमियों की इस दुनिया में कंप्लीट करने के लिए इस संसार को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, आगे क्या पूछा गया है। अब ये जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे और 2 करने होंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सिर्फ एग्जाम में जो अभी मैंने ऊपर दिखाया इसमें ये पूछा गया है, वो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है, व्हाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, ट्रिक्की की अपीयरेंस पे जो वो जैसा दिखता था उसको देख के वो क्यों शौक थे, इतना पूछा गया है, ठीक है। बट हो सकता है आगे ये भी पूछ ले, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू मिसेस पंफरी, और उन्होंने मिसेस पंफरी को क्या एडवाइस दी। तो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। चलो
तो चलो आंसर देखते हैं। मिस्टर हैरियट वॉज ए वेट, वेट का मतलब होता पशु चिकित्सक, ठीक है, एनिमल्स का डॉक्टर। वन डे ही सा मिसेस पम्फरी विद हर लिटिल डॉग, एक दिन मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फरी को देखा अपने छोटे से कुत्ते के साथ। द डॉग वॉज कॉल्ड ट्रिकी, और डॉग को मिसेस पम्फरी बुला रही थी ट्रिकी नाम से। मिसेस पम्फरी वॉज ए वेरी रिच लेडी, वो बहुत ही धनी लेडी थी। सी यूज टू ऑफ ओवर फीड द डॉग, और वो हमेशा ओवर फीड मतलब ज़्यादा ही खाना खिला देती थी उस डॉग को। द डॉग हैड बिकम वेरी फैट, और वो जो डॉग है वो बहुत ही मोटा हो गया था। ही कुड हार्डली वॉक, वो मुश्किल से ही चल पाता था। अब कोई भी इंसान ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो यही होगा ना कि वो चल फिर थोड़ा ना पाएगा ठीक से। हिज आइज वॉज ब्लड सूट, और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे रेड रेड दिख रही थी। ए वोटरी डिस्चार्ज फ्लोड फ्रॉम दैम, और उसकी आंखों से मतलब पानी टाइप में एक वोटरी डिस्चार्ज जैसे होता है ना, हम हमारी आंखों में वो डीड आ जाती है उस टाइप से एक वोटरी डिस्चार्ज वहाँ से फ्लो हो रहा था। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, उसकी जो जीभ थी जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। ऑल ही सोक द वैट, और ऑल दिस सोक द वैट, और इन सब से जो ये पशु चिकित्सक थे ये सोफ्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। ही सा दैट द डॉग कुड फॉल वेरी इल, और उन्होंने देखा कि ये जो कुत्ता है ये बहुत जल्द बीमार भी हो सकता है। सो ही एडवाइज मिसिस पम्फरी, इसीलिए ये डॉक्टर ने मिसिस पम्फरी को सलाह दी टू कट डाउन द डॉग्स फूड, कि ये जो कुत्ते का भोजन है इसको थोड़ा कम कर दे। ही आस्क्ड हर नॉट टू गिव हिम टू मैनी स्वीट्स, और ये डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फरी को बोला कि आप इसको ज़्यादा स्वीट्स भी ना दें। ही सैड दैट द डॉग शुड बी गिवन पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो बाकी सीक्रेट एजेंट्स थे उनसे ओजेबल कैसे डिफरेंट था। मोस्ट ऑफ द सीक्रेट एजेंट्स आर मिस्टीरियस पीपल, जो बाकी के जो एजेंट्स थे सीक्रेट एजेंट्स थे वो बड़े ही मिस्टीरियस पीपल थे, रहस्यमयी थे। दे हैव पिस्तौल्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में पिस्तौल थी। बट ओजेबल इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैम, लेकिन ओजेबल उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। दो फैट इन बॉडी, यद्यपि वो मोटा था। ही लुक्स क्वाइट ऑर्डिनरी इन हिज अपीयरेंस, वो बिल्कुल अपनी अपीयरेंस में अपनी लुक में बिल्कुल साधारण ही दिख रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, जो इनविजिबल मैन था वो पहले विजिबल कैसे बना। पूछा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट नाम का जो चैप्टर है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं आंसर। द इनविजिबल मैन एंटर द सोप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, वो जो नाटकीय कंपनी में ये मैन इनविजिबल मैन एंटर्ड कर गया था। ही फाउंड देयर क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पे या इसको अपने लिए कपड़े मिल गए थे। ही ऑल्सो फाउंड थिंग्स टू हाइड हिज एम्प्टी फेस, और इसको कुछ और चीज़ें भी मिल गई थी जिससे कि ये अपने खाली फेस को छुपा सके, हाइड कर सके। ही फाउंड बैंडेज टू वियर राउंड हिज फोरहेड, उसको अपने माथे के चारों ओर पहनने के लिए बैंडेज मिल गए थे। ही फाउंड डार्क ग्लासेज, उसको काले चश्मे भी मिल गए थे। फाल्स नोज, एक नकली नाक मिल गई थी। एंड ए लार्ज हैट, और एक लंबी टोपी मिल गई थी। दस ही बिकम फुली विजिबल, और इस तरह से ये फिर वहाँ फुली विजिबल हो गया था। इनविजिबल मैन था ये विजिबल हो गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। वाई वॉज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, भोली के पापा उसके बारे में वरिड चिंतित क्यों थे। तो क्यों चिंतित थे उसके पापा। रामलाल हैड नो प्रॉब्लम अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन, रामलाल को अपने और जो बाकी बच्चे थे उनके उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट भोली वॉज मेंटली बैकवर्ड, क्योंकि ये मेंटली मतलब मानसिक रूप से बैकवर्ड थी, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। सी हैड डीप ब्लैक पोक मार्क्स ऑन हर बॉडी, उसके शरीर के ऊपर ब्लैक कलर के पोक मार्क्स थे, ठीक है। सी स्टम्बर्स बैडली, और वो लड़खड़ाती थी, मतलब बोलते हैं जिसको तोतला बोलती थी, वो लड़खड़ाती भी थी बोलने में। द फादर वॉज वरीड दैट नो वन वुड मैरिड सच ए गर्ल, और उसके पापा रामलाल इसलिए चिंतित थे, उनको लगता था कि कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा, इसीलिए वो चिंतित थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया जो रुपए उसने चुराए थे उनको वापस देने के लिए, उनको लौटाने के लिए। वोट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, और ये सब करने से उसके कैरेक्टर के ऊपर क्या
क्या प्रकाश डाला गया है, क्या दिखाया गया उसके कैरेक्टर के बारे में। वन इवनिंग अनिल केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल घर वापस आया, बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में नोटों का बंडल था। ही पुट इट अंडर द मैट्रेस, और अनिल ने उन नोटों की गड्डी को चटाई के नीचे रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया। हरी सिंह सा दिस, हरी सिंह ने ये सब देखा। ही क्वाइटली स्टोल द मनी, और उसने चुपचाप से ये पैसे चुरा लिए। बट सून ही बिगेन टू रिपेंट, लेकिन जल्द ही वो उसने पछताना शुरू कर दिया। हिज कॉन्शियंस प्रिक्ड हिम, उसकी जो अंतरात्मा थी वो ये सब नहीं मानी। ही कुडंट बी अनग्रेटफुल, क्योंकि अनिल ने उसके लिए बहुत कुछ किया था तो वो उनका आभार मतलब चुकाना चाहता था, वो अनग्रेटफुल नहीं होना चाहता था। ही कुड नॉट रोब ए पर्सन हु वॉज सो ट्रस्टफुल, अनिल इसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करता था, इसलिए वो सोचता है कि जो इंसान मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, इसीलिए उसने डिसाइड किया, हरी सिंह ने डिसाइड किया कि उसने जो पैसे चोरी किए उनको वो लौटा दे देगा। दिस इंसिडेंट थ्रोज मच लाइट ऑन हरी सिंह कैरेक्टर, और ये इंसिडेंट हरी सिंह के कैरेक्टर के ऊपर बहुत प्रकाश डालता है। ही इज़ ए थीफ, वो एक चोर था, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। बट ही हैज़ ए नोबल हार्ट, लेकिन उसका हार्ट बड़ा ही नोबल था, बहुत बड़ा ही अच्छा था। अनिल्स ट्रस्टिंग नेचर ट्रांसटॉर्म्स हिम कम्प्लीटली, अनिल्स ट्रस्टिंग नेचर ट्रांसटॉर्म्स हिम कम्प्लीटली, अनिल के जो विश्वास करने के नेचर ने उसको बदल दिया था पूरी तरह से। ही वॉन्ट टू लर्न टू रीड एंड राइट, वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू विन रिस्पेक्ट, वो भी सम्मान प्राप्त करना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, वो भी एक ऑनेस्ट ईमानदारी का जीवन जीना चाहता था। दस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हरी सिंह इज़ नॉट रियली बैड एट हार्ट, हरी सिंह दिल से इतना बुरा नहीं था। ही इज ए नोबल हार्टेड मैन, वो उसका दिल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंसान था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के अंत में ही विंस आवर सिंपथी, वो हमारी दया, हमारी सहानुभूति विन कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डज थिंक टैंक डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम द मार्स, कि जो थिंक टैंक थे उन्होंने मार्स से भागने का क्यों सोचा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो ये हमारा चैप्टर है इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर में थिंक टैंक जो कि मार्स पे रहने वाले लोगों के लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया था वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि अर्थ वाले उन पे अटैक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये सब उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखो 6 नंबर के क्वेश्चन में ही ये पूरा था, एक तो जैसे वो वाला क्वेश्चन होगा और एक ये वाला क्वेश्चन। ये पूछा गया था 6 नंबर में, वाई डज थिंक टैंक डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम मार्स, कि थिंक टैंक क्यों डिसाइड करते हैं मार्स से भागने के लिए। और उसके बाद फिर ये भी था, वो डज द हिस्टोरियन टेल द ऑडियंस अबाउट द 20th सेंचुरी एंड मार्स के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, द इमेजरी स्टोरी ऑफ द प्ले इज सेट इन द 25th सेंचुरी, ये 25th सेंचुरी की ये स्टोरी, 25th सेंचुरी में ये सेट की गई है ये स्टोरी। द हिस्टोरियन इज सिटिंग इन द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के म्यूजियम में ये लोग बैठे हुए हैं। सी इज एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी ऑन अर्थ इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में कैसे लोग, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि 20वीं शताब्दी के बारे में लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। सी टेल्स द ऑडियंस दैट द 20th सेंचुरी यूज टू बी एरा ऑफ बुक, की उन्होंने बताया कि जो 20वीं शताब्दी थी वो बुक्स की एरा थी, वहाँ पे बुक्स ज़्यादा होती थी। देयर यूज टू बी बुक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको 20वीं शताब्दी में बुक मिल जाती है। देन सी टेल्स द ऑडियंस अबाउट मार्टियंस इन्वेजन ऑफ द अर्थ, देन सी टेल्स द ऑडियंस अबाउट द मार्टियंस इन्वेजन ऑफ द अर्थ, और वो फिर बताते हैं कि जो मंगलवासी हैं उनका आक्रमण के बारे में बताते हैं अर्थ के ऊपर, दैट टुक प्लेस इन, जो कि 2040 में होता है। सी शोज़ द ऑडियंस हाउ दिस हैपन थ्रू हर हिस्ट्री स्कोप, वो ऑडियंस को बताती है कि ये सब कैसे हुआ उसके इतिहास दर्शी होने के कारण। सी शोज़ द ऑडियंस हाउ वी डस्टी बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियंस इन्वेजन, की कैसे जो ये बुक थी जो डस्ट से भरी हुई थी, नर्सरी राइम्स, इसने बचाया था कि जो अर्थ को बचाया था मंगलवासियों के आक्रमण से। द
थॉट द अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स, उन्होंने सोचा था कि पृथ्वीवासी उनके ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं। देयर रूलर थिंक टैंक ऑर्डर द स्पेस पीपल टू लीव द अर्थ इमीडिएटली, उन्होंने ऑर्डर दिया था स्पेस वालों को कि वो जल्दी से अर्थ को छोड़ दे। हावेवर आफ्टर 500 ईयर्स, लगभग 500 साल बाद, मार्टियंस अर्थलिंग्स हैव बिकम वेरी फ्रेंडली विच ईच अदर, सेज द हिस्टोरियन, ये आपस में सारे बहुत ही फ्रेंडली बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको प्री बोर्ड 1 का पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करा दिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर वाले पार्ट से जो भी आपके डाउट हैं, देखो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें कि मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगी जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं प्लेलिस्ट अभी डालूंगी कि बोर्ड एग्जाम 2025 इंग्लिश, ठीक है, इस नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी। वहाँ पे ग्रामर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए, जो भी पेपर सोल्यूशन मैंने कराए हैं, सब आपको उस एक ही जगह मिल जाएगा। और यकीन कीजिए कि वहीं से ही आएगा। ग्रामर में कुछ भी आपको वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ग्रामर में जो आता है बहुत ही मतलब ये है कि जो आएगा ही आएगा। वो 2 नंबर के तो आर्टिकल्स आते हैं, 2 नंबर के मोडाल्स आते हैं, 2 नंबर का पंक्चुएशन आता है, नरेशन भी आते ही आते हैं। तो जो चीज़ें आती हैं उनको हमें किस लिए छोड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।